वर्ड है, इसका क्या मतलब है? प्रॉमिस। इफ समथिंग इज गिवन टू यू अंडर द फेथ दैट यू विल रिटर्न इट बैक, उसे लोन कहते हैं। हमने आपको कुछ दिया, हम आपको सामान भी लोन पे दे सकते हैं। सम गुड्स, सम सर्विसेज और सम करेंसी गिवन टू यू अंडर द फेथ दैट आफ्टर सम टाइम यू विल रिटर्न इट बैक टू मी इज नोन एज क्रेडिट। समझ में आ गई? तो क्रेडिट क्रेडियरे से आया, जिसका मतलब होता है प्रॉमिस। तो जब कोई चीज प्रॉमिस के साथ दी जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्रेडिट। वैसे आज के समय में क्रेडिट का यूज इसलिए भी होने लगा है कि भाई ये मनी हमारे में क्रेडिट हो गया, समझ आया? तो क्रेडिट, लेकिन वो उसका असली मीनिंग नहीं है। कुछ चीज़ आपके अकाउंट में आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ये क्रेडिट हो गया। अकाउंट से चला गया तो डेबिट हो गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? However, this is not the etymology of credit. क्रेडिट का असली या मूल शब्द कहाँ से आया? क्रेडियरे से, that is promise. चलो अब आगे देखें। Now money is used in everyday's life and goods are bought and sold through money is used by everyone in day-to-day life. किसी को सामान बेचना हो और खरीदना हो तो दोनों ही केसेस में क्या चाहिए? थ्रू मनी। मनी इज इंटरमीडिएट मीडियम, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, किसी चीज को। अब देखिए चलिए, सो मनी इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन लेन देन के लिए होता है। मनी इज यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन, सो इट एक्ट्स एज इंटरमीडिएट मीडियम for exchange of things. कुछ भी गुड्स हो या सर्विसेज, थिंग्स हो सकता है और सर्विसेज, सेवाएं भी मनी के द्वारा ली दी जा सकती हैं। ओके, व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? मनी में क्यों ट्रांजैक्शन होता? पहले बार्टर सिस्टम था। मान लीजिए किसी के पास शूज है, अब किसी के पास एक बोरी गेहूं है, तो उसने बोला कि हम आपको शूज दे देंगे एंड अल्टीमेटली आप मुझे ये बोरी गेहूं दे दो। तो उसने कहा ठीक है, हम आपको एक बोरी गेहूं दे देंगे, लेकिन अभी मुझे शूज की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बिकॉज वाई इट इज नॉट पॉसिबल। ये लेना चाहता है लेकिन ये शूज नहीं लेना चाहता है। As there is no double coincidence of demand, दोनों तरफ से कोइंसिडेंस नहीं है डिमांड का। दोनों को एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत हो तो बार्टर सिस्टम चल जाएगा। हम तुम्हारा सामान ले लें, तुम दूसरा सामान ले लो। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब ये जूता जो बनाने वाला शू मेकर, ये चला गया पॉटरी वाले के पास, बोला ठीक है कि ये देखो, अगर इसने कहा हम तुमको ये दे दें, तुम हमको पॉट दे दो, तो ये कह रहा है नहीं, हम ठीक है, हमको तो गेहूं की जरूरत है, तो फिर ये इसके साथ नहीं ले पाएगा। बात समझ आएगी नहीं? तो ना इसे, लेकिन यदि मनी एक मीडियम होता तो ये आसानी से लेन देन हो जाता और उस मनी से जो आप चाहें। इफ यू आर हैविंग मनी देन यू कैन फॉर योर सर्विसेज यू मे अर्न मनी, तो उस मनी से आप दूसरी चीज़ें ले सकते हैं। तो वहाँ डबल कोइंसिडेंस ऑफ डिमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है ना। तो वाई ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन मनी, क्यों मनी में होते हैं? बिकॉज ए पर्सन होल्डिंग मनी can easily exchange it for commodity of service, can easily exchange it, कोई सामान हो कमोडिटी तो उससे वो कमोडिटी एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज इट विद कमोडिटी, या किसी की सर्विस ले सकता है, ठीक है। एंड दैट ही मे वांट, दैट he or she may want, so everyone wants to prefer receive payments in money, because by exchange of money whatever we want we can buy, we want our payment in money। हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे तुम दिव्या एक बोरी गेहूँ ले आना, तुमको आगे बढ़ा देंगे, अच्छा चावल ले आना इस बार, या आम खाने जाती हो गाँव में ले आना, क्यों नहीं कहते? वाई इट इज सो? बिकॉज एवरीवन वांट मनी फॉर एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज, ठीक है, बिकॉज बाई मनी वी कैन बाई, ओके। आगे देखो, everyone want payment in money। क्यों हम चाहते हैं मनी में? as by money we can buy goods and services। हम इससे goods and services खरीद सकते हैं। it also eliminates the hustleness of double coincidence of wants। इससे क्या होगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो हैजल फ्री है, कोई कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि मान लीजिए इट एलिमिनेट्स द बॉदरेशन। ये किस चीज को हटा देता है बताइए? डबल कोइंसिडेंस के जो बॉदरेशन है उनको भी तो दूर कर दे रहा है। हमें कहाँ ढूंढते फिरेंगे कि हम जूता देना चाहते हैं, हमें गेहूं वाला ही मिले, सही है। तो अब देखिए कि इट ऑल्सो एलिमिनेट्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कोइंसिडेंस भी कहा गया, यानी ऐसा नहीं कि तुम्हें कभी जूते की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें गेहूं की। वो बोलेगा अब आए हो जूता देने, हमने 6 महीने पहले ले लिया, उसको जब जरूरत थी तब तुम्हारे पास जूता नहीं था, तुम अब बनाए हो जूता, और गेहूं उसका अब उगा है। तो कोइंसिडेंस का मतलब है समसामयिक, दिस शुड बी क्रोनोलॉजिकल, एक ही समय में हुआ। बात समझ आ गई कि नहीं? तो एक समय में हो, दोनों को जरूरत हो और इक्वल की जरूरत हो। तुम्हारे पास एक जोड़ी जूता है, वो कहेगा इतने में तो आधी भेड़ दे पाएंगे तुम, तो काट के आधी देगा क्या? ये भी चीज़ है, उतना तुम्हारे पास सामान हो उसको काट पीट के नहीं जा सकता, मनी को तो जितना ले दे सकते हो। तो इसलिए डबल कोइंसिडेंस की भी बहुत रेशन यहाँ नहीं है। एंड इट इज लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्रॉमिसेस टू पे द वैल्यू ऑफ मनी। लिखा नहीं है मैं धारक को 10 रुपए देने का वचन देता हूँ, रुपए पे लिखा रहता है उसके ऊपर, आई प्रॉमिस द बियरर टू पे द वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट। तो इसलिए इस दुनिया के मैखाने में हर जाम का सौदा होता है, चांदी की खनक पे इंसान के ईमान का सौदा होता है। नोटों के सदाओं की कीमत धन दे के चुकाई जाती है। अमेरिका ने ये किया था, नोटों के सदाओं की कीमत धन दे के चुकाई जाती थी। एक समय उसने कहा था $1 पर हम 1 ग्राम सोना देंगे, लेकिन तुम्हें महामंदी बताई थी। उसके बाद उसने बोली हम सोना कुछ नहीं देंगे। दुनिया बिल्कुल पजल हो गई, हम इन डॉलर्स का करें क्या? उसने कहा कोई तरीका नहीं है, चलो डॉलर में व्यापार करते हैं। उस डॉलर का कोई कीमत नहीं है, वो अमेरिका उससे कोई गारंटी नहीं लेता, उसके बदले कुछ नहीं देता। बात समझ आ गई कि नहीं? और पत्थर पे लकीरें लिख लिख कर भगवान का सौदा होता है इस दुनिया के मैखाने में हर जाम का सौदा। तो बात समझ में आ गई? दैट इज इट। ये सारी चीजें इट
ट्रांजेक्शंस आर मेड इन मनी। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं, डबल कोइंसिडेंट नहीं होता, हम जो चाहे वो चीजें खरीद सकते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। Now we are having money, but what about when the transactions in earlier period? गर्व पहले कैसे होते थे transactions? Yes, in earlier period, देखिए, in earlier time there was, बहुत पहले की बात नहीं है, इंडिया में भी मेरे फादर के समय में भी बार्टर सिस्टम चलता है। In earlier time there was barter system. तो ठीक है, between two parties without use of money. When we exchange the materials or services without using of money, then such kind of system is known as barter system. So there was barter system. Barter system में क्या है? When exchange are of goods and services. हमने 10 जोड़ी जूते बना लिए, जो गेहूं दे रहा है गेहूं ले लिया, कोई कुछ दे रहा है कोई, सबसे ले लिया। अब जो चीज़ हमारे पास है उससे वो बदल लें जो हमें चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हम वही लें। हाँ, क्या दे रहे हो जो अल्लाह अच्छा दे, इकट्ठा करके रख लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए वो उठा के उनको दे दिया, ऐसा हो सकता है। सो इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज without using of money, then such kind of system is known as barter system. Exchange without using money. It is called barter system. Barter system fulfills the exchange if there is double coincidence of one. ये तभी हो सकता है जबकि क्या हो, there is double. तो देखो, barter system can work only under, दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के सामानों की जरूरत हो, only under double coincidence of wants. Now okay, so here money, now money in form of currency has solved problem of barter system. अर्चिता, करेंसी क्या है? मॉडर्न फॉर्म, सर गुड्स एक्सचेंज करने का मीडियम। बताइए। सर मॉडर्न फॉर्म, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। चलो, दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है। That is printed paper notes and coins which are used to exchange. These are legalized
बाय गवर्नमेंट। इसको कौन लीगलाइज करता है? दीज आर प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये नहीं कि कोई भी दुकान लगा के मनी छापने लग जाए। नोबडी अदर देन गवर्नमेंट। यहाँ आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसे लीगलाइज करती है। प्रॉमिस, देयर इज ए प्रॉमिस नोट। तुम्हारे बुक उसमें लिखा हुआ है ना मनी में, प्रॉमिस नोट, कि मैं धारक को इतने, बुक में बना हुआ है क्या चित्र, ऐसा लिखा है का वचन देता हूँ। यानी गवर्नमेंट को तुम वो पैसा लेके दोगे तो उतने रुपए का वो तुमको सोना दे देगी, उसके पास सोने के इतने भंडार हैं। तो देखो करेंसी क्या है। अर्लियर देयर वर मिंटेड कॉइन्स, पहले ढाले हुए सिक्के होते थे, जैसे मुगल कालीन बुक में बने भी हुए हैं। दे वर यूज्ड एंड दे वर द वैल्यूएबल कॉइन्स, नोबडी वर डिनाइंग। अगर जैसे मुगल कालीन में सोने का सिक्का है तो उन सब के चलते थे मुगल काल में। लेकिन बाद में क्या हुआ, देयर वाज नॉट सो मच गोल्ड कि इतना ज़्यादा जब बढ़ने लगा व्यापार, ठीक है कि नहीं, तो ऐसे में उसका प्लेस किसने ले लिया? प्रिंटेड करेंसी। करेंसी इज ए फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, विच इज इन, जो कि क्या है, पेपर डॉक्यूमेंट है। एक तरीके का ये डॉक्यूमेंट है। अगर वो 500 है तो तुम्हारे पास 5 रुपए का, 500 रुपए का एक डॉक्यूमेंट है, उसको आप दोगे गवर्नमेंट को तो उसके बदले में वो आपको दे देगी, पेपर डॉक्यूमेंट। और कॉइन्स विच आर लीगलाइज्ड, जो कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एंड लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट, और कोई नहीं बना सकता, ठीक है। एंड एक और चीज है, एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। अगर तुमने हमारे काम किया, बोलो हमको तो नहीं चाहिए पैसे, में तो जलेबी ला के दो 5 किलो, तो तुम्हें वो पैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 5 किलो जो जलेबी का पैसा लो, जलेबी नहीं मिलेगी। ऐसा समझ आई बात? कोई क्या हमको ये चाहिए वो चाहिए, अंगूर ढूंढने जाओ। इट शुड बी, एक और इसकी डेफिनेशन है, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंटेड है, ऑथराइज है, लीगलाइज है, एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। कोई मना नहीं कर सकता, मना करेगा जेल जाएगा। एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाय और इन प्लेस ऑफ देयर सर्विसेज एंड गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ। अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है तो लेना पड़ेगा। इन exchange of goods and services। तो इसलिए ये करेंसी चलती है। अब देखो at earlier times grains and kettles were used as money। मनी थे, ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शनल क्वेश्चन। आफ्टर दैट golden and silver coins were used as money, now paper currency is used as money। मनी उसको भी कहा जाता था, जिसके पास गेहूं था वो मनी था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, at earlier times grains and kettles were used as money। at earlier time grains and kettles were used as money। अब मेडिवियल पीरियड में, मध्ययुगीन भारत में क्या था या विश्व में, इन मेडिवियल पीरियड गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन्स वर मिंटेड, उनको ढाला जाता था टकसाल में, एंड used as money। इसको भी सरकार के द्वारा किया जाता था या राजा के द्वारा। नाउ जो पेपर करेंसी है, जो प्रिंट होती है, प्रिंटेड पेपर करेंसी इज यूज्ड एज मनी।
ये सब मनी के ही। ओके, नाउ मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स। ये किसी प्रेशियस मेटल से नहीं बनी है, बल्कि ये पेपर पर छपी हुई है। हाउएवर इट इज लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट। इन इंडिया आरबीआई क्या करती है? इशूज करेंसी नोट्स। ऐसा नहीं कि बहुत सारा कर देगा, बहुत सारा कर देगी तो हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, जैसा कि जर्मनी में आया था, जैसा कि कुछ समय पहले। अभी भी वेनेजुएला हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऑयल को बैन कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि तुम हमारे अंडर हो जाओ यूएसए में, उसने कहा हम तो नहीं होंगे तुम्हारे अंडर में, तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो फिर उस वेनेजुएला का उसने तेल ही भेजना बंद कर दिया, भारत भी नहीं ले पा रहा उससे तेल, जबकि भारत के वहाँ 16 कुएँ हैं। तो वो अपनी रिफाइनरी लगा रखी, लेकिन निकाल ही नहीं पा रहा, अमेरिका बैन लगा देगा। तो हाइपर इसलिए आरबीआई क्या करती है? वो देखती है कि कितना सोना उसके पास है, उसके हिसाब से ही नोट छापा जा सकता, कि सारा भारत एक साथ आ जाए कि लो मोदी मेरा 500 लाओ सोना, तो मोदी दे सकते। इतना सोना हो उसके हिसाब से नोट छापा, तभी गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। और कितना सोना है सारी दुनिया को पता है, भारत का कितना सोना, इट इज़ वेल अनाउंस्ड। उसी के हिसाब से तुम्हारे नोट की वैल्यू। तुम्हारे पास सोना नहीं है और नोट छापे पड़े हो, तुम्हारा योर जो इट इज़ द डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, तुम्हारे मुद्रा की स्फीति हो जाएगी, इट विल बी इन्फ्लेशन। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए अगर जितना पैसा है उतना ही सोना है, योर करेंसी इज हैविंग वैल्यू। समझ आई? तो इसलिए आरबीआई इशूज द करेंसी एज पर इट्स गोल्ड स्टॉक। जितना गोल्ड स्टॉक है उतना ही मार्केट में मनी होना चाहिए। तो दुनिया को मालूम हुआ, कह रहे रुपए की तो वैल्यू, उसके पास तो सोने के भंडार है, जब चाहो सोना मिल जाए। ओके, नाउ अब देखिए आगे का, देखिए द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी। एक तो है कि तुम करेंसी के रूप में रखो, दूसरा क्या फॉर्म है अर्चिता? हाउ कैन यू होल्ड मनी? गीत साई, हाँ बोलो। करेक्ट, यस, we can hold money in form of banks. Banks are the medium through which we can hold money. अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है then you can deposit it in bank and whenever you require you can withdraw it. समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो। ज्वेलरीज के हिसाब से भी तो कर सकते हैं ना होल्ड, ज्वेलरी है, these are the commodities। लेकिन जब हम मनी की बात करें, now the money is a paper currency। तो मनी तुम कैसे कर सकते हो? मनी से ज्वेलरी खरीदो, कुछ भी खरीदो। मनी की तो अपनी वैल्यू है ना। ज्वेलरी की अप डाउन होगा, तुम 4 ज्वेलर को दिखा दोगे, उसको कोई थोड़े में बताएगा, कोई ज़्यादा में, कोई सबकी एक नहीं, लेकिन मनी को तो उतना ही बताया जाएगा ना। तो तुम मनी को और कैसे होल्ड कर सकते हो? घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन होल्ड मनी थ्रू बैंक्स ओनली। वी कैन डिपॉजिट एंड वेन एवर वी रिक्वायर वी कैन विथड्रॉ इट। तो ये लिखिए, इस चीज़ को we can hold money, okay, that is by depositing it with bank। ये आपका ही माना जाएगा, depositing it with banks and whenever you require, नोट करो, बात नहीं करो, and whenever we require we can withdraw it। Bank gives interest for the period
money is kept with it. Okay, तो उस पर वो आपको आपका पैसा भी देगा और क्या देगा, कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट भी देगा। बैंक कैसे काम करता है, मान लीजिए कि ये बैंक है, तो बैंक कैसे काम करेगा, किसी को जरूरत है पैसे की, तो वो ये इसने पैसा जमा कर दिया, तो इसको बैंक 3% देगा। अगर 100 रुपए तुमने 1 साल रखा है तो 103 रुपए देगा बस। तो ये जो बैंक है ये इंटरमीडिएट है, और ये क्या है, दैट ये बोरोवर है, तो इस बोरोवर के लिए ये मनी लेंडर बन जाएगा। जो पैसा दे उसको क्या कहेंगे, नाउ बैंक इज एक्टिंग एज मनी लेंडर टू बोरोवर। ये फिर कौन हुआ, डिपॉजिटर। ये और ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो दिस इज डिपॉजिटर एंड दिस इज बोरोवर। तो इसके लिए बैंक एक्स एज मनी लेंडर, बैंक एक्स एज मनी, और इसके लिए क्या क्या काम कर रहा है, कस्टोडियन। तुम्हारे पैसे को हम रख रहे हैं, इसके लिए कस्टोडियन है, इसके लिए मनी लेंडर, मनी लेंडर। और दिस इज कस्टडी में कोई चीज रखोगे तो क्या कहलाएगा। अच्छा, अब उसने बोला कि तुम हमें 100 रुपए दे दो, हम 1 साल के बाद 100 का 3% कितना होता है, या आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, दैट इज, तो 3% निकालो इसका, 3000 रुपए आपको मिल जाएगा 1 लाख। लेकिन जिसको पैसे चाहिए बोरोवर, वहां वो 10 से 15% रुपये इंटरेस्ट लेता है, इसको 3% देगा इंटरेस्ट, और इससे कितना लेगा, 10% तो मिनिमम है, 15% इंटरेस्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट, मान लीजिए इसने इसको 1 लाख रुपए दिया, तो इससे कितना रुपए 1 साल बाद लेगा बताओ, 15% कितना होता है, तो दैट इज 15% निकालो, 1,15,000, तो 1 लाख पे इससे ले लेगा 15,000 रुपये, और 3,000 उसको दे देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं, वो सोचते हैं 3,000 मिल रहा है, घर में पड़े अच्छा तो वहाँ मिलेगा। किसी को बहुत ज़रूरत है, बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस कर लेगा, अपनी इनकम भी कर लेगा, उसको दे देगा। फ़र्क कितने का हुआ, 12,000 का। उस 12,000 में ही अपने लोगों को सैलरी देगा, मेंटेनेंस का देगा। अगर ये ज़मीन किराए पर है, इफ़ इट इज़ लैंडेड, ये टीनेंट है, तो उस जगह का किराया भी देगा, और इसके अलावा प्रॉफिट भी कमाएगा, और अपना धीरे धीरे एक्सचेकर राजस्व बढ़ाता चला जाएगा। तो बैंक इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडिएट, ठीक है। तो वो इससे लेकर के उसको देता है। नाउ सी दैट इज नाउ whatever money the bank deposit, उसका 15% वो रखता है, और बाकी 85% वो क्या करेगा, लोन पे दे देगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पैसा ना रखे तो लोग अगर मांगने आ जाए कि हमें नहीं रखना है तुम्हारे साथ, हमारा पैसा वापस करो, तो उनको दे तो सके, सारा वो लोन पे नहीं दे देता है, कुछ पैसा होना चाहिए। तो एट द टाइम उसका एस्टिमेटेड है कि 15% लोग तो आ सकते हैं। अगर देश में अचानक आपातकाल ना जाए, लोग सोचे नहीं पैसा निकालना जरूरी है, नहीं तो बैंक पैसा खा जाएगा, अदरवाइज ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर ऐसे में बैंक फंक्शनल नहीं रह पाएंगे, वो डूब जाएंगे, होता है कि नहीं। हाउएवर दीज आर द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। जो हमारे यहाँ पहले जितने भी प्राइवेट बैंक थे सबको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी महाराष्ट्र कॉर्पोरेटिव बैंक ही अभी 1.5 साल पहले डूबा है। उसके बाद से ये लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं ना, वो अपने बैंक खोल लेते हैं कि 10 लोग 20 लोग बोले चलो चलो सब पैसा जमा करो, और बैंक बना के खोल लिया। हाँ, किसको लोन लेना, ऐसे में कोऑपरेटिव, जब कई लोग मिल जाए, जितने जितने पैसा है सबसे इकट्ठा कर लें और उनका उतना शेयर बना दिया कि जो प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी चल पाएंगी, क्योंकि इसमें जो बैठे लोग हैं वो स्वार्थी भी हो सकते हैं। सो इफ दे आर हैविंग सम ग्रीडीनेस और समथिंग माल फंक्शनिंग, अगर इसलिए भारत में अब जितने भी बैंक बचे हैं वो कैसे हैं,
नेशनलाइज्ड हैं, कारपोरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हटा दिए गए। तो आपने देख लिया कि बैंक कैसे फंक्शन करता है, कितना परसेंट वो रखेगा अपने पास और कितना लोन पे उठाएगा। सर 12 रखिएगा और 3%। 12 बताने 15% तो अपने मन से 12 बोल रही है। अगर मान लीजिए जितना भी पैसा इसके पास आएगा 15% ऑफ द अमाउंट वो अलग कर लेगा, ये रखे रहना दो, अभी कोई आएगा। मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बैंक के पास जितना भी मनी आएगा उसका 15% पैसा रख लेगा और 85% इनको देगा, पूरा नहीं दे देगा कि 1 लाख लिया 1 लाख नहीं दे देगा। अगर 1 लाख दे देगा ये मांगने आ जाए कल को तो कहाँ से बैंक देगा, समझ आया। तो अगर 100 लोगों ने 1-1 लाख रुपए दिया है तो 85 लोगों का 1-1 लाख रुपए वो लोन पे उठा देगा और 15 लोगों का 1-1 लाख रुपए रखे रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, जिससे कि मनी का जो रोटेशन बना रहे, फ्लो ऑफ मनी। बात समझ में आई कि क्या मतलब है। चलो सो अब जरा देखिए द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। तुम बात करते जाओ, तुम नोट कर रहे हो सर। द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट, सेंटेंस पूरा करो अरविंद। इसी सेंटेंस को बनाओ जो भी हमने लिखा है। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय किसके द्वारा, दैट इज द बोरोवर एंड गिवन टू डिपॉजिटर इज द इनकम ऑफ बैंक। इनके बीच का जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो किसकी इनकम मानी जाती है, बैंक की। चार्ज किसके द्वारा चार्ज किया गया, बाई बोरोवर। बोरोवर जब कोई पैसा उधारी लेगा तो उसे क्या कहेंगे, बोरोवर। एंड द इंटरेस्ट गिवन टू डिपॉजिटर ये जो डिपॉजिटर है ये हाई है, ये बहुत ज्यादा होता है। एंड इट इज द इनकम ऑफ बैंक, यही बैंक की इनकम है। इसलिए कभी भी तुम जाओगे बैंक में लोन लेने तो कहेगा हाँ हाँ लोन लेना है आ जाओ, पूछेगा अरविंद तुम्हारे पास क्या क्या कोलेटरल है, तुम कहोगे ये मेरी जमीन के कागज, ये झुमके, ये बाले, ये गहने, ये ले लो, सब दे दोगे, सारा कोलेटरल दे दोगे उसको, तो सब चीज तुमसे रखवा लेगा, तुम्हारे पेपर ले लेगा। ये जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड अंडर द प्रॉमिस दैट यू विल पे फॉर आफ्टर 1 ईयर, ये टर्म्स एंड कंडीशन नोट कर लेगा। सो द टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसे कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्या कहते हैं कि भाई तुम 1 साल में दोगी और 10% दोगी, और जमीन के कागज यहाँ रख जाओ अपना कोलेटरल। जमीन के कागज को क्या कहते हैं, कोलेटरल। दैट यू विल कीप, you will pay and you will pay in single installment. I do not want it that you should pay this month at monthly basis. तो हमारी ऐसी जो चीजें हुई तुम्हारे साथ बात, इसे क्या कहा जाएगा, अभी अभी बताया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जब एक बोरोवर और मनी लेंडर के बीच में जो समझौते होते हैं, क्रेडिट का मतलब प्रॉमिस होता है, तो उसे कहते हैं टर्म्स ऑफ प्रॉमिस। मनी के लेन देन में जो प्रॉमिस है उसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। सही है, चलो नाउ तो वो बैंक का फायदा हो जाता है जो बैंक ऐसे कर देता है। सो इट इज ऑल्सो ए इंटरमीडिएट। अब आगे का देखें। Now, what do the banks do with the deposit of money they have? बोलो शिक्षा।
लोन दे देगा ना, ठीक है। दे सो बैंक क्या करेगा, ये मनी को लेंड कर देगा, यानी 85% ऑफ द डिपॉजिटेड मनी इज लेंडेड बाय बैंक टू बारोवर। कितना मनी बोलो, 85% ऑफ द मनी, जितना पैसा है सब नहीं उठाएगा। अगर बहुत लोग उठा भी देते हैं तो ऐसी स्थिति में बैंक मैनेजर इन सबको निलंबित कर दिया जाता है, जेल में जाके। वैसे आरबीआई गवर्निंग अथॉरिटी है, देखती है, लेकिन अगर चोरी छिपे लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमारा बैंक का ज़्यादा नाम हो जाए, फिर डिफाल्टर हो जाएंगे। सो 85% ऑफ द मनी, ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक इज लेंडेड बाय बैंक, उधारी में दे दिया जाता है टू बोरोवर, ठीक है, फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, जिससे कि उसको ब्याज मिल सके। सो इन दिस मैनर इट इज नोन एज फंक्शनिंग ऑफ बैंक। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। अगर तुमसे पूछा जाए मेन सोर्स क्या है बैंक का, इंटरेस्ट रेट्स का जो डिफरेंस है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक। अब देखो, व्हाट आर द टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, अगली हेडिंग, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। ओके, तो लोन लेने की क्या डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन है? व्हाट डज इट मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया, ये फेथ होता है या प्रॉमिस भी हो सकता है। इट इज एन एग्रीमेंट। तो क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, इन विच लेंडर, इन विच जो मनी देने वाला है उसको कहते हैं लेंडर, गिव्स मनी टू बोरोवर, जो मांग रहा है, अंडर सर्टेन, ठीक है, इन प्रॉमिस, एक प्रॉमिस के साथ, दैट कुछ भी हो, लेंडर गिव्स मनी, ध्यान दीजिए, कुछ भी लेंड किया जा सकता है, मनी, गुड्स और सर्विसेज, इसके वाइड मीनिंग है। तो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब है कि जैसे आप किसी के घर गए और उसके घर जाके चौका बर्तन कर आए, तो ये तुम्हारा क्रेडिट हो गया। अंडर द फेथ, जब कभी तुम बिस्तर पर पड़ोगे वो तुम्हारे घर आके चौका बर्तन कर देगा। तुम किसी का ऐसे ही सर्विस कर रहा हो तो वो तुम्हारा क्रेडिट है, नहीं? ऐसे ही जाओ भाई, हमारे यहाँ नींबू हो गए, ये लीजिए नींबू, अब बैठो घर में, अभी आएगा कुछ आ जाएगा कि नहीं, ये क्रेडिट हो गया। When we render, when we lend money, goods, services, किसी के सेवा, आओ तुम्हारे हाथ दबा दे दिव्या, अब तुम सोचो ये भी मेरी सेवा करेगी, हम बूढ़े हो जाएंगी, आ जाएगी, सेवा कर जाएगी, दैट इज क्रेडिट। तुम अगर किसी की सेवा कर दो, समझ में आई बात कि नहीं? सो इट इज व्हेन सर्विसेज, गुड्स और मनी इज लेंडेड टू समबडी अंडर द फेथ या अंडर द प्रॉमिस that it will be returned back after a fixed period of time, ठीक है? न दे तो फिर क्या कर सकते हो? नींबू खाया, मजा तो आया होगा, अब तुम सोचो कि तुम्हारे यहाँ भी कुछ आ जाए, वो दे ही नहीं रहा है, अंडर द फेथ that it will be returned after in promise that
will be returned after a stipulated period of time, एक fixed period है, after stipulated period। तो उस चीज को क्या कहते हैं? क्रेडिट। क्रेडिट का तुम वाइड मीनिंग समझ गई, सिर्फ मनी से नहीं होता है, कुछ भी किसी के लिए कर दिया वो क्रेडिट है, ठीक है। सो if something is given to somebody with a promise of its future payment is called credit। repeat करो, अगर कान के कच्चे नहीं होगे तो कर ही दोगे। हाँ बोलो। If something is given to somebody and in future he will return. If something, थिंग का मतलब वही चीज है, आसान भाषा में लिखाना है। If something is given to somebody under the promise that it will be returned back in future is called credit। लेकिन वो चीज वैल्यूएबल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि किसी के ऊपर बम मार दिया बोलो चलो, ये सब ले सकते हैं अच्छे काम ही ना, लिटरली नहीं ले सकते ना किसी चीज को। अब देखो सलीम को बुक में कहानी दी है, सलीम एक शू मेकर था, उसको कुछ जूते 1000 जूतों की रिक्वायरमेंट आई, तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा हम 1 साल के अंदर क्या करेंगे बताइए, 1 महीने के अंदर जूते बना के दे देंगे, लेकिन उसके लिए तो उसको सोल चाहिए होगा, लेदर चाहिए होगा। तो उसने क्या किया कि लेदर व्यापारी से कोई चीज़ ली और उसने उससे सामान ले लिया, फिर उसने जूते अंडर द प्रॉमिस दैट आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ। उसका काम अच्छा चल गया और अच्छा चलने के बाद उसको जब पेमेंट मिली तो उसने लेदर व्यापारी को दे दी। ऐसा किया जा सकता है ना भाई, हमने उससे ले लिया अंडर द फेट, वो जानता था लेदर व्यापारी, तो उसने क्या किया, उससे उधारी पर ले लिया, जूते बना के जब बेच दिए तो जो पैसा आया तो उसको पे कर दिया। तो एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि हम क्या करें, लेदर सप्लायर से पहले ले लें और बाद में उसको पैसा दे दें। एक दूसरी कंडीशन देखो यहीं पर, ये तो कहानी तुमको हमने सलीम की बताई, वहीं स्वप्ना की भी कहानी तुम्हारी बुक में है कि उसने अपनी ज़मीन पर, स्वप्ना ने क्या किया, ग्राउंड नट उगाया, लेकिन ग्राउंड नट उगाने के लिए उसने किसी मनी लेंडर से, साहूकार से कुछ पैसे ले लिए, तो अब लेकिन उसका ग्राउंड नट उगा नहीं, तो उसने जो पैसे लिए दैट विल शी वॉज नॉट एबल टू रीपे। फिर उसने सोचा नहीं अगली बार अच्छा ग्राउंड नट निकलेगा, उसने और पैसे ले लिए, बट दैट टाइम ऑल्सो द क्रॉप वॉज नॉट सो गुड दैट शी कैन रीपे बोथ ऑफ इट्स लोन। तो अल्टीमेटली शी गॉट ट्रैप्ड इन डेट, इसको डेट ट्रैप कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ज के जाल में वो फंसती चली गई। तो दो तुमने स्थितियां देखी, कई बार व्यक्ति कर्ज उतार भी देते हैं और कई बार नहीं भी उतार पाते हैं, ठीक है कि नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉर्मल सोर्स ऑफ मनी लेंडिंग एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ मनी लेंडिंग? बैंक हो गए फॉर्मल सोर्स, और अगर आप कोई मनी लेंडर से ले रहे हो तो इनफॉर्मल। सही। नाउ अब देखो in rural areas why the money is lended, in rural areas for the seeds, fertilizers, in pesticides, tools, tractors या किसी और भी सर्विसेज के लिए, तो उन सब के लिए मनी लिया जाएगा। तो रूरल एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ फॉर द डिफरेंट कल्टिवेशनल पर्पस के लिए जरूरी है, ओके। हाउएवर देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ बैंक्स, सो एंड देयर इज ऑल्सो नॉट द कोलेटरल विद द पर्सन होल्डिंग द लैंड। तुम्हारे पास गांव है, तुम्हारे पास अपना घर है, तो तुम्हें अपने पिता के पिता से उनके इतने भाई थे तो तुमको मिला है, तुम उसका कागज भी बनवाने नहीं गए, वो जो ज़मीन है
पिता रहते थे, उनके पिता रहते थे, तो तुम भी रहते चले आए हो। जब उसमें नाम देखा जाएगा तो उसमें गीत साई का नाम नहीं, उसमें मीत साई का नाम होगा। तो तुम जब बैंक के पास जाओगे, कहेंगे यहाँ तो मीत साई है, तुम तो गीत साई हो, तुमको कैसे लोन दे दे, तुम्हारे पास कुछ ज़मीन ही नहीं है। कह दोगे ये तो मेरे परदादा का नाम है, तो परदादा को लोन मिले, परदादा कहाँ से आएंगे? सो इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ कोलेटरल। जरा समझो इस चीज़ को, व्हाट डज इट मीन बाय कोलेटरल? दैट इज कोलेटरल, दैट इज कॉम प्लस लेटरल। कॉम का मतलब विद और प्लस साइड, यानी व्हाट यू आर हैविंग अलोंग साइड विद यू, तुम्हारे साथ में क्या है। तुम बैंक में लोन देने जाओगे, वो कहेगा व्हाट इज कोलेटरल विद यू। कोलेटरल होता है इक्विलेटरल, तीन साइड, और को का क्या मतलब होता है? साथ। तो साथ में वो कहेगा तुम्हारे साथ क्या है, दिखाओ तो जरा। तो अगर तुम्हारे पास गीत साई के नाम से कागज नहीं है बैंक में, तो क्या वो देगा? देन यू विल अल्टीमेटली स्विच ओवर टू सम अदर सोर्स। तुम साहूकार के पास जाओगे, साहूकार 10% तो छोड़ो, बैंक 10% ले रहा है ना, किसानों के लिए तो 80% है, वो 60% लेगा। बुक में लिखा है 1 लाख रुपए लोगे तो 1 साल बाद 1,60,000 रुपए देंगे। 60% तो बहुत होता है ना। वुड यू एबल टू पे? इफ यू आर नॉट एबल टू पे, तो जो मीत साई का कागज है वो उसका हुआ, लोन तुम्हारा हुआ। 1 लाख रुपए में घर दे के चले जाओ। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो देयर इज अगेन ए चांस ऑफ डेट ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस जाएगा कि नहीं? However, there is no option available with these poor peoples because they are not having proper documentation, and it is very easy for them because they are uneducated. They do not know the procedure of bank. बैंक तो ऐसे नहीं दे सकता। बैंक भी एक एजेंसी है, वो सिर्फ ऐसे तो नहीं दे सकता, अच्छा ले जाओ, देना हो तो दे देना, ना देना हो तो नहीं, ऐसा तो नहीं दे सकता। उसको काम करना है, उसी पैसे तो डूब जाएगा। तो इसलिए अब हम जरा देखें कि फार्मर्स क्या करते हैं, बताइए। फार्मर्स टेक लोन और किसके लिए? कल्टीवेशन एट बिगिनिंग ऑफ सीजन। And they prefer informal loans. They prefer informal source of money lending. इसके कुछ 2 रीजन कौन से हो सकते हैं? वो इनफॉर्मल सोर्स को क्यों प्रिफर कर रहा है? ड्यू टू इनफॉर्मल, बोलो। कभी भी मतलब अगर उनके पास उतना पैसे नहीं होंगे तो वो उन्हें बोल नहीं सकते कि ये सही जवाब नहीं, आप बोलो। अंशुप्रिया, दिशिता, हाँ बोलो। ऐसा तो है, बड़ी जमीन है। दोनों ही तुमने बोल दिया, दोनों बोल दिया। ठीक है, साथ में बैठना एग्जाम में नाउ, ठीक है। That is money lending. They prefer informal source of money lending as they are uneducated and no documentation of collateral property. जब कहीं पे बम गिरता है तो कहते हैं मनुष्यों का तो नुकसान नहीं हुआ, हाँ कोलेटरल डैमेज हुआ है। कोलेटरल का मतलब है जो विद यू, वॉट एवर इज विद यू दैट इज डैमेज्ड। तो उसको किसका नुकसान कहेंगे? कोलेटरल। They do not have the documentation of the collateral they are holding. उनके with together, अभी लिखा है नहीं, alongside जो तुम्हारे साथ वो सब collateral है। तो क्या लिखना बताइए? And not having documents for collateral they have. कोलेटरल का क्या मतलब है? जैसे हाउस हो गया या और भी उनके पास कुछ चीज है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं। आगे देखिए, नाउ
आर द टू रोल्स ऑफ लोन? लोन एक पॉजिटिव रोल भी अदा करता है, जैसे सलीम के केस में किया, लेकिन स्वप्ना के केस में वो डेट रोल में, डेट ट्रैप में फंस गई। दैट इज द निगेटिव रोल ऑफ लोन। कई बार लोन क्या करता है, तुम्हारा जमीन वमीन बिकवा देगा, अच्छा खासा घर था वो भी उसको बेचना पड़ा, और सलीम दूसरे हाथ में, दूसरे साइड में वो उसकी इनकम भी बन गई, उसका काम भी चल गया। सो लोन एक्ट्स एज ए पॉजिटिव लोन एज वेल एज ए निगेटिव, दोनों काम होते हैं। अब देखिए व्हाट डज इट मीन बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट? टर्म्स ऑफ क्रेडिट से क्या समझते हैं? सुजैन, तुम टर्म्स ऑफ क्रेडिट से क्या समझती हो? बोलो, कुछ एक लाइन बोलो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आ गया। बताओ। चलो देखो, टर्म्स ऑफ credit. The terms and conditions set between lender and borrower at the time of lending money is called terms of credit. It is set in terms of interest rate, the returning period, and the amount paid either in single installment or multiple installment, whatever the collateral you are handing over to the lender. तो ये 6 चीज़ें हैं जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं, जिनको कि हम अलग अलग पढ़ेंगे। सो द टर्म्स एंड कंडीशन, सेट बिटवीन, कभी भी तुम ऐसे ही दे दो, ये तुमसे मांगे 10 रुपए की दे दो, उत्तर से तुम बोलोगे हाँ क्यों चाहिए, कब दोगे, ये सब चीज़ पूछोगे कि नहीं? और दिखाओ तुम्हारी कितनी जायदाद है, इसे पूछोगे तुम इससे कि कितना बड़ा घर है, सब पूछ लोगे। 10 रुपए दे दो, ठीक है। द टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन सेट बिटवीन मनी लेंडर एंड बोरोवर, देने और लेने वालों के बीच में, एट द टाइम ऑफ lending money, मनी देते समय जो चीजें तय कर ली जाएं, इज कॉल्ड कि भाई तुम्हारा नॉमिनी कौन है, तुम न दे पाई सुप्रिया सुजैन को तो तुम्हारे बाद वो 10 रुपए कौन देगा, ये सब पूछ लेगी तुमसे। तो वो हाँ भाई तुम ना मिला, मेरे कहीं डूब तो नहीं जाएंगे वे 10 रुपए? नहीं नहीं, मेरी छोटी बहन है, उससे फिर वो लिखा जाएगा नॉमिनी, वो देगी। समझ आई बात कि नहीं? सो इट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसको कहते हैं शपथ की शर्तें। क्रेडिट का क्या मतलब है? फेथ, प्रॉमिस, शपथ, एफिडेविट और उसकी शर्त। तो क्या हुई बोलो? शपथ की शर्तें। क्रेडिट का मतलब ये है कि कसम, भाई तुम वापस करोगे। तो इट इज नोन एज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आगे देखो, दीज टर्म्स इंक्लूड, तुम उसको ऐसे गंदा लिखते हो अरविंद, फिर कैसे रिफर करते होगे? ऐसे तो तुम कमजोर ही बने रहोगे। These terms include interest rate. जो तेज बच्चा होगा ना, उसकी कॉपी देखते ही पता चल जाएगा टीचर को, यही थे पकड़ में आ जाता है, कॉपी देखते ही पता चल जाएगा। तुम तेज और कमजोर की कभी घूमो क्लास में तो पता चल जाएगा कि क्लास में कैसा कौन है, और उसकी कॉपी देखो कैसा सजा के लिखे। इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें क्या क्या आएगा? सैलरी स्लिप। देखो कभी कभी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी टर्म्स ऑफ क्रेडिट में। जब तुमको बैंक क्रेडिट देगा तो वो सब सैलरी स्लिप भी ले लेगा ना। तुमने प्रीवियस कौन कौन से लोन लिए हैं उनकी भी जानकारी ले लेगा क्या? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है।
मोड ऑफ रीपेमेंट एंड कोलेटरल्स। वैसे सैलरी स्लिप या आप ये भी कह सकते हैं कि द पेपर्स, जो भी आपका रजिस्ट्री पेपर्स ऑफ हाउस है ना, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाउस। इसके अलावा कोलेटरल्स, कभी कभी तुम ऐसा करते हो कि गहना और जेवर भी रखे आते हो कि भाई इतना रख लो और हमें इतना पैसा दो। जैसे मुथूट फाइनेंस यही तो करता है, पैसा दे देगा, गोल्ड रख दो तो पैसा दे देगा। तो वो कोलेटरल के रूप में तुमसे क्या ले रहा है? सोना ले रहा है, ये सब। एंड इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट की पैसा तुम कैसे दोगे, मोड ऑफ पेमेंट्स, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आती हैं। अब देखिए कि these includes as terms of credit। अब जरा देखो, एक एक करके देखो। इंटरेस्ट रेट क्या है? So that is interest charged that borrower has to pay to lender at the time of loan is given। Interest charge that a borrower has to give to the lender। तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा ना जब किसी से तुमने पैसा लिया। The interest charge that borrower has to give to lender at the time of payments। ये अभी नहीं देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा? जब तुम पेमेंट करोगे। At the time of payment, या फिर क्या हो सकता है, और at regular interval of time। हो सकता है तुमसे महीने का ले ले कि इतने महीने तुम, ठीक है, जब भी देना इंटरेस्ट देते रहो, और एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम ना, एक साल भी दे सकता है, और रेगुलर इंटरवल ऑफ। व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल से क्या समझते हो? दैट एसेट व्हिच borrower owns, the asset which borrower owns। तुम्हारे पास कितने ट्रैक्टर हैं, कितने मवेशी हैं, दैट इज कैटल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, या इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स तुम्हारे क्या क्या हैं, वो सब चीज। और जो भी तुम्हारे पास हैं वो सब कोलेटरल। Otherwise your investments can be seen। जैसे कोलेटरल इसके रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे फोन पे है, फोन पे हो गया इन सब में, तो फोन पे तुम्हारे अकाउंट्स का देखते हैं, वो फोन पे हमसे बोल रहा है कि तुम्हारे में इतना इतना कर रहे हैं, 10,000, 12,000, 5 लाख, 6 लाख, तो वो हमें ऑफर कर रहा है हम आपको 10 लाख का पेमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे इतने सारे हमको फीस दे रहे हैं। तो उसने देखा भाई इनका एक्सचेंज तो अच्छा है, सब कुछ हो रहा है, कह रहा ठीक है इतने में ले लो, उतने में लो, उसको भी पैसे कमाने। तो जब हमारा एक्सचेंज ऑफ मनी देख रहा है बहुत सारे बैंक, तो वो हमें फ़ोन करते हैं, यस योर एक्सचेंज ऑफ द क्रेडिट इज़ वेरी स्मार्ट। बात समझ आई? तो ये भी कोलेटरल बन जाता है कि आप मनी का एक्सचेंज किस स्तर पर कर रहे हो, कितना कितना कर रहे हो, तो उसमें वो दे देगा आपको। समझ आएगी नहीं? उसके लिए वो कुछ डिमांड नहीं कर रहा है, कह रहा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। Your accounts and the transaction shows, it reflects that you can very well pay the 10 lakh rupees। वो सीधा देख रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इस चीज़ को भी कोलेटरल माना जाता है। तुम सर्विस कौन सी कर रहे हो, किस रैंक पर हो, वो भी कोलेटरल माना जा सकता है। भाई आप सार्जेंट हैं कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है तो इतना लीजिए, सार्जेंट और JW है तो इतना लीजिए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो व्हाट इज योर, आपका वहाँ पोर्टफोलियो क्या है, व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, तुम बैठे कहाँ पर हो, क्या सैलरी पाते हैं, इट ऑल काउंट। समझ आई बात? अगली चीज देखो, तो आगे की बात आती है कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है।
कि those documents which are required to take loan is known as documentation requirement. जो वहाँ जरूरत पड़ेगी उस चीज को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट. व्हाट डज इट मीन बाय मोड ऑफ पेमेंट? मोड ऑफ पेमेंट शिव शर्मा क्या है? ये ठीक है. Either it is paid in single installment, बहुत बड़ी बात बोली है, और it is paid in multiple installment, many installment. Either it is paid in single installment और estimated monthly installment, EMI जानते हो, और in EMI, estimated monthly installments. उस चीज को कहते हैं कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? The terms of credit वेरीज सब्सटेंशियली, बहुत बड़ी मात्रा में वेरी करता है. बताओ जरा उत्कर्ष, ये बहुत ज्यादा वेरी करता है. इस सेंटेंस को पूरा करो. बोलो अभिषेक. अर्बन टू रूरल भी हो सकता है ऑन द बेसिस वेदर द सोर्स ऑफ क्रेडिट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. मतलब इस पर बहुत निर्भर करता है तुम ले कहाँ से लोन रहे हो, है ना. वेरीज लार्जली ऑन बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट. बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ क्रेडिट, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल. तुम्हारी बुक में कहानी भी दी है कि मान लीजिए मोहन बैंक से 1 लाख रुपए लेता है, 60% इंटरेस्ट रेट पे लेता है, तो 1 साल बाद उसे कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? और राम ने, देखिए मोहन ने एक मनी लेंडर से लिया, तो ये जो सेठ है तो उसने उसको पैसा दे दिया, और लेकिन कितने इंटरेस्ट रेट पे लिया? 60%. तो ये सेठ ने इसको 60% इंटरेस्ट रेट पे दिया. वहीं राम ने किससे लिया? बैंक से लिया 1 लाख रुपए. तो बैंक से जब उसने लिया तो उसको 8% रेट देना पड़ा. तो ये 1 साल में उसको 1,08,000 रुपए देगा वापसी. लिया कितना है बोलो? 1 लाख. इसने भी 1 लाख लिया. अच्छा जमा करना पड़ेगा तब कितना देना पड़ेगा? 1,60,000. 60% कितना होता है 1 लाख का? 60,000. जबकि इसे 1,08,000. तो फर्क पड़ गया कि नहीं? कि दैट इज हाउ मच इज द डिफरेंस. ओके, सो इट वेरीज लार्जली वॉट एवर यू चूज. नाउ अब जरा देखो, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी संस्थाओं से लिया गया कर्ज. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से तुम क्या समझते हो अरविंद? तो अरविंद ने बहुत बड़ी बात कह दी, बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद भी बैंक से लोन ले सकती. कितनी बड़ी बात. सो सेल्फ हेल्प ग्रुप से तुम क्या समझते हो? उनको भी अगर 1-1.5 साल ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना ठीक ठाक काम करें तो बैंक देखे कि भाई ये लोग अच्छा काम करें, उनको भी लोन. चलो, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं. इन रूरल एरियाज द कोऑपरेटिव सोसाइटी, when a group of people
ठीक है, कंट्रीब्यूट सम मनी by each participant and run a cooperative society। उस पैसे का क्या किया जाएगा? सोसाइटी का मतलब है दोज ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव ए कलेक्टिव मनी विद देम। वो पैसा सबका बीच में रखा है, बोलो सब लोग मिला और लिख लो कितना कितना मिला रहा है। अब ये पैसा रख दिया, बोलो किसको चाहिए, 10% पे मिलेगा। एक 19 बोला हमको तो जरूरत थी इस बार 10 गाय खरीदना है दूध के लिए, हमें दे दो 10%। उन्हीं में से एक ने बोल दिया, उसने भी दिया 1,000 दिया था, सबने दिया, अब रख दिया बीच में। बोलो सब लोग इतना सारा पैसा, कौन चाहता है ये पैसा? एक बोला हमें 10 गाय खरीदनी, हमको दे दो, हम 10% दे देंगे, ले जाओ 10%। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ए ग्रुप ऑफ people whose money is collective money, that is known as the collective money of that society, as they are cooperating with each other, इसलिए इसे सहकारी संस्था का, that's why it is called cooperative society। and that collective money, the money of the cooperative society can be taken by any member of society, उसके बाहर नहीं होगा, वो उन्हीं में से कोई लेगा। जिसने कंट्रीब्यूट नहीं किया उसको तो दिया ही नहीं जाए। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा, आजकल तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई ले ही नहीं रहा, हम सभी अमीर हैं, चलो बाहर लोन पे उठाए कोलेटरल रख लेंगे, आजकल ऐसे बन गए। भाई सभी अमीर ही हैं, उनमें कोई लेना ही नहीं चाहता, सबको कमाना तो दिया जाएगा कि नहीं बाहर। पहले उनके मेंबर में कोई नहीं ले रहा है तो दूसरे के मेंबर, भाई हम में से कोई लेगा तो 10%, बाहर वाला 15%। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंटरेस्ट रेट अलग अलग रहता है, जबकि फॉर्मल सोर्स में अलग अलग नहीं रहते। जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अभी फॉर्मल सोर्स माना गया है, क्योंकि आरबीआई ने इसे अंडर रेगुलेशन ले लिया है और उसने कहा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, 10% अंदर भी ले रहे हो तो बाहर भी ले, समझाया? तो ये घपलेबाजी किसने बंद कर दी? आरबीआई। ठीक है, चलो तो क्या लिखे बताइए? द मनी जो इज कलेक्टिव, किसके लिए कलेक्टिव है? ऑफ ऑल मेंबर्स, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू टेक लोन, अगर इसमें से लोन लेना चाहे, लोन या बोरो मनी, देन can take it at nominal interest rate, उसे बहुत थोड़ा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट। ओके, इट इज रनिंग वेल इन, ये कहाँ काम कर रही है? दैट इज इन रूरल एरियाज। क्या तुम एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जानते हो जिसके फाउंडर को नोबेल प्राइज मिला है, वो तुम्हारे आसपास हो? दिया नहीं, और वो अभी बांग्लादेश के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी, और उनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है छोटे स्तर पर थी, लेकिन वो 81,500 गांवों में फैल गई। मोहम्मदी है तो सब जानते हैं, ठीक है। ये बुक से देख के बता दिया होगा, भाई चित्र बनाए बुक में, अभी बांग्लादेश के हैं। चलो, सो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? इट इज वर्किंग वेल, बना कुछ लिखा है क्या? नो सर, नहीं। बॉक्स में लिखा होगा, मिला कहीं पे? मोहम्मद यूनुस खान, मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इट इज वर्किंग वेल इन रूरल एरिया। थोड़ा एक और डिटेल बताओ। रूरल तो कितने छोटे स्तर से शुरू किया था बताओ? सो 1970s में शुरू ये हुआ सही, था। इन 1970, ठीक है। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर भी है वो, और इकोनॉमिस्ट भी हैं, रिफॉर्मिस्ट भी हैं,
सोशल रिफॉर्मर भी बोले जाएंगे। सोशल रिफॉर्मर, कोई नाम दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? ग्रामीण ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर मोहम्मद। अच्छा, अभी वो कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी वहाँ पर 35 पंडाल जलाए गए दुर्गा जी के, जो मोदी ने वहाँ पर मूर्ति की वो मुकुट लगाया था वो भी चोर हो गया, वो अब हंस रहे हैं कि ठीक है वहाँ हिंदू मारे जाने कोई बात नहीं, हाँ देखेंगे ऐसे में। लेकिन वही एक टाइम पे रिफॉर्मिस्ट थे, तो सत्ता के लिए लोग फिर बाद में अपना पॉलिसी बदल लेते हैं। लेकिन उस समय कब किया मोहम्मद यूनुस ने? यूनुस की स्पेलिंग बताओ। YUNUS, यूनुस, ठीक है। इज फाउंडेड YOU, चलिए। मोहम्मद यूनुस फाउंडेड दैट इज कोऑपरेटिव बैंक ऑफ बांग्लादेश, ग्रामीण बैंक, फाउंडेड ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, बैंक ऑफ बांग्लादेश। ये बहुत छोटे स्तर पर इन्होंने शुरू किया इन 1970, which expanded its, ठीक है, and opened, कितनी ब्रांच खोल ली इसने? जरा देखो तो 81,500 ब्रांचेस थ्रू आउट, 600 है, 600 ब्रांचेस थ्रू आउट बांग्लादेश। और इसको यूएन ने रिकॉग्नाइज किया। और स्विस बैंक, भाई अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड से तो नोबेल प्राइज जाता है, और नोबेल प्राइज देश अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, इतना ही रखो। और बच गया, ये पूरा हो गया कि बचा है इसमें?